नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ विश्व भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व भूगोल का पहला टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग हैं। पहला भूपर्पटी, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड। अगर पृथ्वी का एक आंतरिक संरचना बनाई जाए तो सबसे बाहरी परत को कहा जाता है क्रस्ट और बीच वाले भाग को मेंटल कहा जाता है, और ये जो आंतरिक भाग है उसे कोर कहा जाता है। इसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। क्रस्ट क्या है? ऊपरी क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 होता है और निचला क्रस्ट 3 होता है। घनत्व में यह अंतर दाब के कारण आता है। वहीं ऊपरी क्रस्ट तथा निचले क्रस्ट के बीच कोनराड असंबद्धता है। क्या असंबद्धता है? कोनराड असंबद्धता। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। सियाल अर्थात सिलिका और एल्यूमिनियम। सियाल, सीमा और निफे। सबसे ऊपर सियाल होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। वहीं IUGG के अनुसार इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिका एल्यूमिनियम से हुआ, अतः इसे सियाल भी कहते हैं। चलिए, महाद्वीपीय क्रस्ट ग्रेनाइट परत है। इसमें मतलब क्रस्ट क्या है? ग्रेनाइट परत है, ग्रेनाइट से बनी हुई है। महासागरीय परत, वहीं महासागरीय परत बेसाल्टिक परत है। जो महासागर में परत पाई जाती है क्रस्ट की, वह बेसाल्टिक परत है। महासागरीय क्रस्ट का घनत्व महाद्वीपीय परत के घनत्व से अधिक होता है। तो महासागरीय क्रस्ट का घनत्व ज़्यादा होता है किसकी तुलना में? महासागरीय द्वीप परत के घनत्व से। चलिए मेंटल पर चर्चा करते हैं। पृथ्वी का लगभग 83% आयतन मेंटल है, वहीं 67% द्रव्यमान मेंटल है। वहीं निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोहो असंबद्धता पाई जाती है। मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं किसके बीच में? निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। वहीं मोहो असंबद्धता से 29 किलोमीटर की गहराई तक है। जो मेंटल कहाँ तक है? 29 किलोमीटर तक है। वहीं मेंटल का ऊपरी भाग 70 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। 400 किलोमीटर तक है। यह प्लास्टिक अवस्था में है। मुख्यतः भूकंप इसी क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के बीच रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है। रेपेटी असंबद्धता। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, जिसे सीमा कहते हैं। SIMA मतलब SI माने सिलिका और MA मतलब मैग्नीशियम। तो मेंटल सीमा से निर्मित हुआ है। अब आइए क्रोड के बारे में जानते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड है। बाहरी मेंटल और बाहरी क्रोड के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। कौन सी अब असंबद्धता? गुटेनबर्ग। किसके बीच में? निचले मेंटल और बाहरी कोड के बीच में। गुटेनबर्ग से लेकर 7371 किलोमीटर गहराई तक क्रोड पाया जाता है। क्रोड का बाहरी घनत्व 10 है तथा आंतरिक घनत्व 13.6 है। क्रोड को 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक एवं 5005 से 6371 किलोमीटर में 2 भागों में बांटा गया है। बाहरी कोड और आंतरिक कोड के बीच लेहमन असंबद्धता पाई जाती है। तो 2 बाहरी कोड और आंतरिक कोड के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? लेहमन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लेहमन असंबद्धता। बाहरी कोड आंशिक तरल है, आंतरिक कोड ठोस अवस्था में है। इसका कारण क्या है? अत्यधिक दबाव। क्रोड का आयतन पूरी पृथ्वी का 16% है। कितना है? 16% है। वहीं द्रव्यमान लगभग 32% है। क्रोड के आंतरिक भाग में अति न्यून सिलिकॉन, मुख्यतः निकेल और लोहा पाया जाता है, मतलब निफे पाया जाता है। क्रोड में मुख्यतः निकेल और फेरस। Fe माने फेरस। चलिए अब आते हैं क्रस्ट के विभिन्न तत्व कौन कौन से तत्व हैं। क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में। क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑक्सीजन। फिर सिलिका, एल्यूमिनियम 8%, लोहा, कैल्शियम। संपूर्ण पृथ्वी में तत्वों की मात्रा, संपूर्ण पृथ्वी में लोहा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल। प्रमुख असंबद्धता अभी हमने बताई थी। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। कौन सी? कोनार्ड। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच। मोह असंबद्धता निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। यह चित्र बनाया हुआ है, देखिए।
इसको भी आप दे सकते हैं। रेपेटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल निचले मेंटल के बीच में, रेपेटी असंबद्धता। गुटेनबर्ग निचले मेंटल और बाहरी कोड के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। वहीं लेहमन असंबद्धता बाहरी कोड और आंतरिक कोड के बीच पाई जाती है। ये चित्र आप देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए पृथ्वी की चट्टानों पर चर्चा करते हैं। बनावट के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आप सभी जानते होंगे। आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान कहा जाता है इसे, और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त और तरल मैग्मा के ठंडा होने से इसका निर्माण होता है। किसका? आग्नेय चट्टान का। यह रवेदार चट्टान होती हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं। परतें अवसादों में पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टान में नहीं पाई जाती। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं आग्नेय चट्टान में। इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव होता है। रासायनिक अपक्षय का प्रभाव होता है, कम होता है। वहीं भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। ये रंध्रहीन होते हैं, इसमें खनिज तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इनमें खनिज तत्वों की मात्रा अधिक होती है। क्रस्ट का 90% भाग इसी से निर्मित है। किससे? आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। स्थिति के अनुसार आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की है, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। इंट्रूसिव बने अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान और बाह्य निर्मित। जो लावा अंदर ही पिघल के जम जाता है उसे इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक कहते हैं, बाहर नहीं आता है। और जो बाहर लावा आ जाता है उसे एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक कहते हैं। अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान जब मैग्मा सतह के नीचे ठंडा होकर ठोस बनता है, इंट्रूसिव है। यह पातालीय और मध्यवर्ती चट्टान के रूप में हमें देखने को मिलता है। पातालीय चट्टान में पृथ्वी के अंदर गहराई में निर्मित होता है। अत्यधिक धीमी गति से ठंडा होने के कारण रवे इसके बड़े बड़े होते हैं। और ग्रेनाइट इसी प्रकार की चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है? इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक की चट्टान है ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। वहीं मध्यवर्ती चट्टान ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातलीय अवशोष के कारण, अवरोध के कारण मैग्मा दरारों, छिद्रों, नली में जमकर ठोस होने से निर्मित होता है। मध्यवर्ती इसके रूप, इसके उदाहरण है लेकोलिथ, फैकोलिथ, बेथोलिथ, सिल डाइक हैं। वहीं डोलोराइट और मैग्नेटाइट इस चट्टान के उदाहरण हैं। तो मध्यवर्ती चट्टान के उदाहरण डोलोराइट और मैग्नेटाइट हैं। वहीं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक जब मैग्मा क्रस्ट से बाहर आकर ठोस हो जाता है और यह जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि बाहर जल्दी ठंडा हो जाएगा, अंदर धीरे धीरे ठंडा होगा, इसलिए इसके क्षण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। रवे के आकार इसके छोटे होते हैं, इसके रवे के आकार इंट्रूसिव के बड़े बड़े होते हैं। काली मिट्टी का निर्माण होता है एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक से। बेसाल्ट इसी प्रकार की चट्टानें हैं। इसकी उदाहरण है इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक का उदाहरण ग्रेनाइट है। वहीं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक का उदाहरण बेसाल्ट कहा गया। यह रंध्रविहीन होते हैं। इसका उदाहरण ऑलिविल, माइका, एम्फीबॉल, पायरोक्सिन, फेल्सपॉर एवं क्वार्ट्ज इसके उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टान 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। अम्लीय आग्नेय चट्टान में सिलिका 65 से 80% होता है। सिलिका की मात्रा अधिक होने से इसका रंग हल्का होता है। कैसा होता है? हल्का। इसका औसत घनत्व कम होता है, 2.75 से 2.8। इसमें सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, फेस्फोर पाया जाता है। महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण इसी से हुआ है। अम्लीय आग्नेय चट्टानों से महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हुआ। उदाहरण ग्रेनाइट और ऑब्सीडियम अम्लीय आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। क्षारीय आग्नेय चट्टान पर आइए चर्चा कर लेते हैं। सिलिका की मात्रा इसमें कम होती है अम्लीय आग्नेय चट्टान से। अम्लीय आग्नेय चट्टान में जहाँ 60 से 80% होता है सिलिका की मात्रा, इसमें 40 से 55% ही सिलिका की मात्रा पाई जाती है। सिलिका की मात्रा कम होने से इसका रंग गहरा होता है। कैसा होता है? गहरा होता है। इसका औसत घनत्व अधिक होता है, 2.8 से 3 तक। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण इसी से हुआ है। ठीक है, उदाहरण बेसाल्ट और ग्रेबो। बेसाल्ट और ग्रेबो क्षारीय आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आइए अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक पर चर्चा कर लेते हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय और कायंतिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित अवसाद द्वारा हुआ है। कैसे हुआ है? आग्नेय और कायंतिक चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। इसकी संरचना में परतें उपस्थित होती हैं। इसकी संरचना परतों में जैव अवशेष पाए जाते हैं।
चट्टानें मुलायम होती हैं। इन चट्टानों के निर्माण अपरदन से प्राप्त बारीक कड़ों से द्वारा होता है, अतः इसके रवे नहीं बनते हैं, कड़ बारीक होते हैं। किसके? अवसादी चट्टानों के। आइए अवसादी चट्टानों पे थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। अवसादी चट्टान, इनका निर्माण जल एवं स्थल दोनों भागों में होता है। कहाँ होता है? जल और स्थल दोनों भागों में होता है। अवसादी चट्टान संपूर्ण भूपृष्ठ का लगभग 75 भाग पे फैली हुई हैं। भूपृष्ठ क्रस्ट की बनावट में अवसादी शैलों का निर्माण का योगदान मात्र 5% है। अवसादी चट्टानों में 80% शैल, 12% बलुआ पत्थर, 8% चूना पत्थर होता है। यह छिद्रमयी होती है। पानी आसानी से अवसादी चट्टानों में प्रवेश करता है। इसमें संधियां और जोड़ बहुतायत से मिलते हैं। इन पर अपरदन की क्रियाओं का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। इन चट्टानों में आर्थिक महत्व के खनिज कम पाए जाते हैं। इन खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में खनिज तेल, बॉक्साइट, मैंगनीज, टिन आदि अयस्क पाए जाते हैं। भवन निर्माण में उपयुक्त पत्थर इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। निर्माण प्रक्रम के आधार पर अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। यांत्रिक क्रिया के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें जैसे बालू का पत्थर, सैंडस्टोन, चीका मिट्टी, लोयस, कांग्लोमेरेट, सेल। जैविक तत्वों के द्वारा निर्मित चूना पत्थर, पीट, कोयला। रासायनिक क्रिया के द्वारा निर्मित पत्थर, खड़िया मिट्टी, नमक की चट्टानें, सेल खड़ी। कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के कारण कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। क्या होता है? ताप और दाब के कारण किनमें? कायांतरित, ये आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों में ताप दाब के कारण कायांतरित चट्टान बनती हैं। रूपांतरण का क्या कारण है? ताप, दबाव, घोलीकरण। रूपांतरण के प्रकार: तापीय रूपांतरण, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, गतिक रूपांतरण, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, ताप जलीय रूपांतरण, हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, जलीय रूपांतरण, हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। रूपांतरण से निर्मित चट्टानें। कुछ रूपांतरण से निर्मित चट्टानें जैसे सेल से स्लेट बनता है, स्लेट से फाल्साइट बनता है, फाइसाइट से सिस्ट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, बालुका पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, ग्रेनाइट से नीस बनता है, बेसाल्ट से सिस्ट बनता है, चाक डोलोमाइट से संगमर बनता है, ग्रेबो से सर्पेंटाइन बनता है, कॉन्ग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट बनता है। यह रूपांतर से निर्मित कुछ चट्टानों के उदाहरण हैं। चलिए भूकंप पर चर्चा करते हैं। भूकंप के आने के क्या कारण हैं? सबसे पहले इस पर चर्चा होगी। ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट की गतिशीलता, वलन और भ्रंशन, जलीय भार, क्रस्ट का संकुचन, भूसंतुलन से संबंधित समायोजन, परमाणु परीक्षण और प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। यह सब कुछ कारण हैं जो भूकंप आने के हैं। इसमें प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी के निचले भाग में चट्टानें रबड़ की भांति लचीली होती हैं, अतः किसी तनाव या खिंचाव के कारण एक निश्चित सीमा तक धीरे धीरे बढ़ती हैं और निश्चित सीमा के पश्चात टूट जाती हैं और टूटने के पश्चात पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करती हैं। अतः पृथ्वी के कंपन में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे भूकंप उत्पन्न होते हैं। भूकंपीय लहरें कितनी प्रकार की होती हैं? यह 3 प्रकार की होती हैं: पी वेव्स, एल वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स क्या है? प्रारंभिक तरंगें कहलाती हैं, प्राइमरी वेव्स कही जाती हैं। यह अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं। सर्वाधिक गति इनकी ठोस में होती है। किसमें होती है? ठोस में होती है पी वेव्स की। यह ध्वनिक तरंगों के समान गति करती हैं पी वेव्स। एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। एस तरंगे केवल ठोस में होकर गुजरती हैं। एस तरंगे प्रकाश की तरंगों की तरह होती हैं, प्रकाश की तरंगों की तरह गति करती हैं। अब आइए एल तरंगों पर चर्चा करते हैं। एल तरंगे या ठोस तथा जल से होकर गुजरती हैं। यह तरंगे आड़े तिरछे धक्का देकर चलती हैं। ये धरातल के ऊपर गति करती हैं। इसमें कंपन की गति सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे एल तरंगे कहलाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे विनाशकारी तरंगे एल तरंगे हैं। आइए भूकंप की उत्पत्ति का जो केंद्र है उस पर चर्चा कर लेते हैं, जिसे हम फोकस कहते हैं। फोकस वह बिंदु है जहां भूकंप की घटना प्रारंभ होती है। अधिकांश भूकंप 50 से 100 किलोमीटर गहराई तक उत्पन्न होते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा भी उत्पन्न हो सकते हैं। भूकंप का अधिकेंद्र क्या है? भूकंप की उत्पत्ति का जो फोकस है उसके ठीक ऊपर धरातल का वह स्थान
जहाँ भूकंप सबसे पहले महसूस की जाती है उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। समघात रेखाएं आइसोसीजमल लाइन। आइसोसीजमल लाइन क्या है? यह भूकंपी तरंगों द्वारा उत्पन्न समान घात क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। आइसोसीजमल लाइन। भूकंप मापने के कुछ यंत्र हैं, जैसे सीस्मोग्राफ भूकंप का अध्ययन करने वाला यंत्र है। मर्केली पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने और उसके विनाशकारी प्रभाव के रूप में गुणात्मक मापन द्वारा मापी जाती है। इसके पैमाने की प्रामाणिकता नहीं है, इसमें 12 अंक होते हैं। रिक्टर पैमाना, इससे भूकंप की तीव्रता तथा परिमाण मापा जाता है। इसमें 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। प्रत्येक संख्या अपने पीछे वाली संख्या का 10 गुना भूकंप की तीव्रता प्रस्तुत करती है। भूकंप का वैश्विक वितरण। भूकंप का वैश्विक वितरण। भूमंडल के अधिकतर भूकंप सागर महाद्वीपों में के मिलन बिंदु पर पाए जाते हैं, जैसे वलित पर्वतों के क्षेत्र पे, महाद्वीप या महासागर मिलन बिंदु पर, विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र में, भ्रंश घाटियों में। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, यह सबसे ज़्यादा यहाँ पर भूकंप पाए जाते हैं। कहाँ? प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में। यह समस्त विश्व का लगभग 68% भूकंप अनुभव किया जाता है। यह क्षेत्र रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से देश हैं? चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड। मध्य महासागरीय भागों में भूकंप का विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है। 68% भागों में भूकंप आते हैं। चलिए मध्य महाद्वीपीय पेटी पर चर्चा करते हैं। इस क्षेत्र में 21% भाग पे भूकंप आते हैं। यह पेटी मेक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, आल्प सागर, काकेशस सागर, हिमालय तथा इसके समीप वाले भागों में फैली होती हैं। भारतीय भूकंप क्षेत्र। भारत में अधिकतर भूकंप उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय उत्तरी भाग में स्थित है। मध्य अटलांटिक पेटी, यह भूमध्य रेखा के पास स्थित है, जहां अटलांटिक कटक के समीप भूकंप महसूस किए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों में नील नदी से लेकर संपूर्ण अफ्रीका का पूर्वी भाग, अदन की खाड़ी से लेकर अरब सागर का क्षेत्र, हिंद महासागरीय क्षेत्र, यह सब क्षेत्र भूकंप के क्षेत्र हैं। नोट: भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस बढ़ जाती है? रेडॉन गैस बढ़ जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी गैस बढ़ गई? रेडॉन गैस बढ़ गई। वहीं भूकंप मूल से निकलने वाली ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं, इलास्टिक एनर्जी। अच्छा, होमोसिस्टल लाइन क्या है? समान भूकंप तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाता है। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता में अंतर हम चर्चा कर लेते हैं। ज्वालामुखी क्या है? यह एक छिद्र होता है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का अत्यंत तप्त गर्म लावा, गैस, जल, चट्टानों के टुकड़े युक्त पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट हो जाते हैं। यह ज्वालामुखी की परिभाषा है। वहीं ज्वालामुखीयता क्या है? इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा गैस के उत्पन्न होने से लेकर धरातल के अंदर और ऊपर बाहर लावा प्रकट होने, उसके बाद लावा के ठंडे और ठोस होने की समस्त प्रक्रिया को शामिल करता है ज्वालामुखीयता। चलिए, लावा और मैग्मा में क्या अंतर है? लावा पृथ्वी के अंदर का विस्तृत तरल पदार्थ है जो ज्वालामुखी छिद्र से बाहर आ जाता है, और जो बाहर नहीं आता है वह है मैग्मा। ठीक है, मैग्मा तरल पदार्थ बाहर नहीं आया वो मैग्मा है, और जो तरल पदार्थ बाहर आ गया वह मैग्मा है, वो लावा है, सॉरी। ज्वालामुखी का उद्गार, इसके क्या कारण हैं? ज्वालामुखी उद्गार के कारण प्लेट टेक्टोनिक्स, 2 प्रकार की प्लेट संचलन होती हैं। जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं तो भारी प्लेट नीचे धंस जाती है और हल्की प्लेट ऊपर हो जाती है। तो नीचे जाकर जो भारी प्लेट है वो एंडेसाइट के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो गुब्बारे की तरह पृथ्वी के नीचे से ऊपर बढ़ती है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करती है। तो ये भारी प्लेट है जो कि नीचे धंस रही है, और ये हल्की प्लेट है, और यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत बन रहा है। एंडेसाइट की पिघली चट्टानें ऊपर उठती हैं। ठीक है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तब क्या होता है? भ्रंश घाटी बनती है। जब देखिए 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इस क्रिया से भ्रंश का निर्माण होता है। उस स्थान पर दाब कम हो जाता है और अंदर के अधिक दाब के कारण ज्वालामुखी उद्गार होता है। देखिए यहाँ पर एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इस दिशा में गति कर रही है, तो यहाँ का जो अधिक दाब है यह बाहर की तरफ निकलेगा। कमजोर भूपटल का होना, जब भूपटल कमजोर हो जाता है तो ज्वालामुखी आते हैं। भूगर्भ में अत्यधिक तापमान, भूगर्भ का
तापमान जब अत्यधिक होता है तो रेडियोधर्मी पदार्थ के विघटन, रासायनिक प्रक्रम, उच्च दाब के कारण भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। जागृत ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखी से लावा, गैस, जलवाष्प, विखंडित प्रसाद सदैव बाहर निकलते रहते हैं। एटना और स्ट्रोम्बोली, एटना और स्ट्रोम्बोली यह जागृत एक्टिव वैल्कैनो के उदाहरण हैं। वहीं प्रसुप्त ज्वालामुखी डॉर्मेंट वैल्कैनो क्या है? यह ज्वालामुखी उद्गार के बाद कुछ समय के बाद शांत हो जाता है, कुछ समय के बाद पुनः सक्रिय हो जाता है। इटली का विसुवियस इसका उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी का। शांत ज्वालामुखी, ये वे ज्वालामुखी जिसके भविष्य में सक्रिय होने की संभावना नहीं रहती है। इसके उदाहरण देखिए, कोह ज्वालामुखी ईरान में है, शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। पोपा म्यांमार में है, किलिमंजारो अफ्रीका में, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में है। यह सब उदाहरण विलुप्त ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ पर चर्चा करते हैं। ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलते हैं उसमें गैस और तथा जलवाष्प, विखंडित पदार्थ, लावा, ये सब पदार्थ बाहर निकलते हैं। इसमें गैस और जलवाष्प पर चर्चा कर रहे हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे पहले गैस और जलवाष्प ही कष्ट से बाहर निकलता है और जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा होती है। जलवाष्प 60 से 90% होता है। गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैस बाहर आते हैं। विखंडित पदार्थों में बारीक कण, धूल कण, बड़े कण ये शामिल हैं। आकार बनावट के आधार पर ये जो कण हैं इनको बाम्ब, लेपिली, स्कोरिया, टफ कहते हैं। बाम्ब कुछ इंच से लेकर कई फुट तक के व्यास के टुकड़े होते हैं। बाम्ब। लेपिली क्या है? मटर के दाने या अखरोट के दाने के टुकड़े होते हैं। स्कोरियो चना और मटर के आकार के टुकड़े होते हैं। टफ सबसे छोटे होते हैं। धूल कण से लेकर राख के टुकड़े टफ कहलाते हैं। आइए लावा पर चर्चा करते हैं। तरल और तप्त मैग्मा जब धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहता है। लावा 2 प्रकार के होते हैं, क्षारीय लावा और अम्लीय लावा। क्षारीय लावा, अम्लीय लावा पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। क्षारीय लावा गहरा रंग का तरल होता है। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। इसका घनत्व तो अधिक होता है। इसमें मुख्यतः लोहा, मैग्नीशियम, चूहा ना पाया जाता है। अम्लीय लावा यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, 65 से 80%। यह गाढ़ा होता है। इसका घनत्व कम होता है। मुख्यतः सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और फेल्सपार अम्लीय लावा के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों पर चर्चा करते हैं। ज्वालामुखी 2 प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। धरातल से ऊपर बनने वाली स्थलाकृति जो कि बाह्य स्थलाकृति है। धरातल के अंदर नीचे बनने वाली स्थलाकृति आंतरिक स्थलाकृति है। वाह्य स्थलाकृति ये लावा द्वारा बनाई जाती है। इसमें ज्वालामुखी शंकु, काल्डेरा, ज्वालामुखी डार्ट प्लग, ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पर्वत, ये वाह्य स्थलाकृति हैं जो कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती हैं। अब आइए, ज्वालामुखी शंकु क्या है? जब राख एवं ज्वाला, राख एवं लावा ज्वालामुखी के मुख से निकलकर बहकर ज्वालामुखी के आसपास जमा हो जाता है तो एक शंकु का रूप ले लेता है। इसका निर्माण 4 प्रकार के होते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। राख शंकु, मिश्रित शंकु, अम्लीय और क्षारीय शंकु। 4 प्रकार के शंकु हैं ज्वालामुखी शंकु। इसमें राख शंकु या सिंडर कोन, विस्फोटीय ज्वालामुखी द्वारा जमा की गई राख से बनने वाले शंक्वाकार आकृति को राख शंकु कहते हैं। इसकी ऊंचाई कम होती है, किनारे अवतल होते हैं। यह शंकु हवाई द्वीप पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हवाई द्वीप पर। अम्लीय शंकु या अम्लीय लावा शंकु या गुंबद। अम्लीय लावा शंकु के बारे में पढ़ेंगे। अम्लीय लावा शंकु लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण गाढ़ा और चिपचिपा होता है। ज्वालामुखी के मुख के पास ही ठंडा होकर जमा हो जाता है। इसमें तीव्र ढाल वाले गुंबद का निर्माण होता है। यह अम्लीय लावा शंकु का एक चित्र आपको दिखाया गया। वहीं क्षारीय लावा शंकु जिसे बेसिक लावा कोन या सील्ड कहते हैं। क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है, अतः पतला होता है, अधिक दूर तक फैल जाता है। सिलिका कम होता है, पतला होने के कारण अधिक दूर तक फैल जाता है। यह कम ऊंचाई का मन ढाल वाला शंकु का निर्माण करता है। यह एक उदाहरण है क्षारीय लावा शंकु का। मिश्रित शंकु, यह सबसे बड़े, सबसे ऊंचे शंकु होते हैं। इनका निर्माण लावा, राख, अन्य ज्वालामुखी पदार्थ द्वारा होता है। काल्डेरा क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। जब तीव्र विस्फोट से शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाता है या क्रेटर के नीचे धंस जाता है
तो कैल्डेरा का विकास होता है वास्तव में, या क्रेटर का विस्तृत रूप है। क्रेटर क्या है? ज्वालामुखी के मुख पर जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो ज्वालामुखी ग्रीवा में लावा ठंडा होकर जम जाता है, मुख पर एक गड्ढे का रूप ले लेता है, यह गड्ढा ही क्रेटर कहलाता है। ज्वालामुखी डाट या ग्रीवा क्या है? वॉल्केनो प्लग इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी के शांत होने पर उसके छिद्र में लावा भर जाता है, तो जो छिद्र में लावा भर गया उसे ही ज्वालामुखी डाट या ग्रीवा कहते हैं, वॉल्केनो प्लग कहा जाता है। ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार क्या है? इसका निर्माण क्षारीय लावा के जमने से होता है, क्योंकि क्षारीय लावा जो होता है पतला होता है, बहुत दूर तक फैल जाता है, जिससे कम ऊंचाई और मंद ढाल वाले भाग का निर्माण होता है। यह ज्वालामुखी पठार, यही ज्वालामुखी पठार बनता है, यह है ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पर्वत क्या है? इसका निर्माण अम्लीय लावा के बनने से जमने से होता है, क्योंकि अम्लीय लावा गाढ़ा होता है, ज्वालामुखी मुख के पास ही जमकर ठोस हो जाता है, अतः उच्च तथा तीव्र डाल वाली स्थलाकृति का निर्माण होता है, या ज्वालामुखी पर्वत होता है। क्या होता है? ज्वालामुखी पर्वत। ये चित्र दिख रहा है आपको, ज्वालामुखी पर्वत का चित्र है। आंतरिक स्थलाकृति पर चर्चा कर लेते हैं। आंतरिक स्थलाकृति वे स्थलाकृति हैं जिनका निर्माण धरातल के अंदर मैग्मा के जमकर ठोस होने से होता है। तो धरातल के अंदर मैग्मा ठोस हो जाता है तो कुछ स्थलाकृति बनती हैं, जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक, सिल और लैकोलिथ। यह ज्वालामुखी है। यहाँ पर ज्वालामुखी जो लावा है अंदर जम जाता है, ये स्थलाकृति बनती हैं। देखिए चित्र बनाए गए हैं, फैकोलिथ, लेकोलिथ, डाइक, सिल, लेपोलिथ, ये चित्र बने हैं। चलिए बेकोलिथ क्या है इस पर चर्चा करते हैं। यह आग्नेय चट्टान का पिंड है, यह मैग्मा का भंडार है जो कि पृथ्वी के अंदर स्थित होता है। यह मैग्मा, यहीं से मैग्मा ऊपर जाकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है। क्या है? बेकोलिथ। इधर आपको ये चित्र दिखाया गया होगा, ये देखिए, ये बेकोलिथ का चित्र सबसे नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे। ये आग्नेय चट्टान का पिंड है, मैग्मा का यहाँ भंडार, देखिए मैग्मा भरा हुआ है यहाँ पे, यही बेथोलिथ से ये देख ज्वालामुखी जो गर्दन है इससे होते हुए ज्वालामुखी बाहर, लावा बाहर आता है मैग्मा के रूप में। चलिए लेकोलिथ पर चर्चा कर लेते हैं। लेकोलिथ का चित्र यहाँ पे दिखा होगा, ये देखिए लेकोलिथ है, आपको दिख रहा होगा। ये जो आकृति लेकोलिथ है इस पर चर्चा करते हैं। ये क्या है? यह गुंबद नुमा अंतर्भेदी चट्टान है जो कि अन्य चट्टानों के ऊपर की ओर ऊपर की ओर दबाव डालती है। यह एक पठारी भूमि का निर्माण करती है। ये आकृतियां कर्नाटक के पठार में पाई जाती हैं। लेकोलिथ आकृतियां कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक के पठार में। आइए लेपोलिथ पर चर्चा करते हैं। इसमें मैग्मा धरातल के अंदर क्षैतिज रूप से तस्तरीनुमा आकृति में जमा हो जाता है। तो लेपोलिथ में मैग्मा धरातल के अंदर क्षैतिज रूप से तस्तरी के आकार में जमा हो जाता है। ये देखिए लेपोलिथ दिख रहा होगा आपको, ये देखिए तस्तरी के आकार में जमा हो गया। फेकोलिथ क्या है? जब चट्टानें मोड़दार अवस्था में होती हैं तो मैग्मा अपनति या अभिनति के तल पर जमा हो जाता है, इस आकृति का निर्माण होता है। सिल क्या है? मैग्मा जब चट्टानों के बीच में क्षैतिज रूप से जमा हो जाता है तो सिल का निर्माण होता है। सिल क्या है? चट्टानों के बीच में क्षैतिज रूप से मैग्मा जमा हो जाता है। डाइक क्या? इसका निर्माण दरारों में लावा के ऊर्ध्वाधर प्रवाह के कारण होता है। सिल और डाइक में क्या अंतर है? पहले चित्र देख लेते हैं। ये देखिए सिल क्षैतिज रूप से है, डाइक ऊर्ध्वाधर है। डाइक ऊर्ध्वाधर है, सिल क्षैतिज रूप से है। चलिए क्या अंतर है पढ़ लेते हैं। सिल में लावा प्रवाह क्षैतिज तल में होता है, डाइक में लावा ऊर्ध्वाधर में होता है, यही अंतर है। चलिए ज्वालामुखी का विश्व में वितरण देखते हैं। प्रशांत महासागरीय पेटी, यह पेटी ज्वालामुखी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें 403 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब इसकी संख्या बदल गई होगी, काफ़ी सक्रिय ज्वालामुखी हैं प्रशांत महासागर पेटी में। प्रशांत महासागर का अग्निवलय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इस भाग में दक्षिणी अमेरिका का हार्न अंतरिक्ष से लेकर उत्तरी अमेरिका का अलास्का प्रदेश पाया जाता है। पश्चिम में इसका विस्तार एशिया के पूर्वी तट पर जापान, फिलीपींस आदि में है। पश्चिम में इसका विस्तार एशिया के पूर्वी तट पर जापान, फिलीपींस आदि में है।
मध्य विश्व पेटी यह यूरोप तथा एशिया के मध्यवर्ती भागों के आल्प्स तथा हिमालय तक फैली हुई है। इस भाग में भूमध्य सागर, काकेशस, अर्मीनिया, ईरान, बलूचिस्तान, यूनान, म्यांमार, इंडोनेशिया, अंडमान शामिल हैं। अफ्रीकन रिफ्ट वैली यह अफ्रीका के पूर्वी भाग में झील प्रदेश से लेकर लाल सागर तक फैली हुई है। अफ्रीकन रिफ्ट वैली विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पाए गए हैं ये ज्वालामुखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है। कोटोपेक्सी इक्वेडोर में, मोना लोआ हवाई द्वीप में स्थित ज्वालामुखी है। माउंट कैमरून कैमरून अफ्रीका में स्थित है। विसुवियत नेपल्स की खाड़ी कहाँ है, इटली में। स्ट्राम्बोरी लिपारी द्वीप में यह सक्रिय ज्वालामुखी है। क्राकातोआ इंडोनेशिया में। चिम्बराजो इक्वेडोर में। फ्यूजियामा जापान में। देवबंद ईरान में। कोह सुल्तान भी ईरान में। किलिमंजारो तंजानिया में। सेंटा हेलेना यूएसए में। सेंटा हेलेना कहाँ है, हेलेना यूएसए में। माउंट एटना इटली में सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायू अमेरिका में सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए पर्वतों का वर्गीकरण देखते हैं। इस वर्गीकरण का आधार पर्वतों के निर्माण विधि के अनुसार है। तो पर्वतें कुछ प्रकार के हैं। मोड़दार पर्वत वलित पर्वत कहते हैं, भ्रंशोत पर्वत ब्लॉक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत वॉल्केनिक माउंटेन और अवशिष्ट पर्वत। चलिए मोड़दार पर्वत पर चर्चा करते हैं। वलित पर्वत भूसन्निधि की परतदार चट्टानों में पार्श्विक संपीड़न बल कंप्रेसिव फोर्स के द्वारा इसका निर्माण होता है। मोड़दार पर्वत में पार्श्विक संपीड़न बल होता है। इसके उदाहरण हिमालय, अराकान, सुलेमान पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, एल्बोज पर्वत, जेग्रास पर्वत, कराकोरम, काकेशस, आल्प्स पर्वत, बाल्कन पर्वत, पेरिनीज पर्वत, एटलस, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अरावली आदि वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जो मूल पर्वत का आकार चाप तुल्य होता है। मोड़दार पर्वत चाप तुल्य होते हैं। इनकी चट्टानों में छिछले सागर में रहने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। मोड़दार पर्वत परतदार चट्टानों से निर्मित हैं। किससे निर्मित है, परतदार चट्टानों से। वहीं भ्रंशोत पर्वत जिसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल के भाग उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाता है। बीच के धसे भाग को रिफ्ट वैली कहते हैं। तो यहाँ पर ये उदाहरण है, ये एक पर्वत है, इसमें बीच का भाग ये धंस गया है और अगल बगल के जो उठा हुआ भाग है ये रिफ्ट वैली है। ये धंसा हुआ भाग ये रिफ्ट घाटी बन गई है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है यह। चलिए इन पर्वतों का शीर्ष समतल होता है, क्योंकि ये समतल भूभाग बिना किसी वलन के ऊपर उठते हैं या नीचे धंसते हैं। भ्रंशोत पर्वत में फ्रांस का वासजेस पर्वत, विंध्याचल का सतपुड़ा, पाकिस्तान का साल्ट रेंज प्रमुख हैं। यह उदाहरण हैं। भ्रंश घाटियों में राइन नदी की घाटी, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, भारत की नर्मदा नदी घाटी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ब्लॉक पर्वत भ्रंश पर्वत के, देखिए रिफ्ट वैली बनी है, ब्लॉक पर्वत धंसने के कारण नीचे ये धंस गया है, रिफ्ट घाटी बनी है। ब्लॉक पर्वत में अगल बगल बीच का भाग उठ जाता है, अगल बगल का भाग नीचे धंसा रहता है। ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत क्या है, इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकले पदार्थों के जमाव से होता है। ज्वालामुखी क्रिया से निकला लावा अम्लीय होता है, उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, वह गाढ़ा होता है। ज्वालामुखी ग्रीवा के पास जमा होकर पर्वत का रूप ले लेता है। गाढ़ा होने के कारण वह दूर तक नहीं फैलता। उदाहरण जापान का फ्यूजियामा, यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। बर्मा का पोपा, इटली का विसुवियस, चिली का कांकागुआ, इक्वाडोर का कोटोपेक्सी, हवाई द्वीप का मोनोलोआ पर्वत क्षारीय निर्मित पर्वत है या ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। अब आइए अवशिष्ट पर्वत पर चर्चा कर लेते हैं। अवशिष्ट पर्वत रेलिक्ट पर्वत क्या है, इनका निर्माण अपरदन के कारण होता है। जब अपरदन के कारण पुराने स्थलाखंडों के भग्नावशेष शेष बचते हैं तो अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे भारत में अरावली, सतपुड़ा, विंध्य, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, यूरोप का यूराल पर्वत, अमेरिका का मेनाडोनाक आदि
अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। क्या हैं? यह सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं।